नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल कार्यक्रम आईपीओ कॉर्नर, जिसमें कि हम आईपीओ से रिलेटेड बातचीत करते हैं कि कौन से नए ऐसे आईपीओ आ रहे हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, या जो आईपीओ आ रहे हैं उनकी क्या डिटेल्स हैं। हम कंपनी की मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं और ऐसे ही हमारे साथ आज एक कंपनी के मैनेजमेंट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नीसस फाइनेंस सर्विसेज आईपीओ के जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट अमित गोयनका, एमडी एंड सीईओ एट निसिस फाइनेंस। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी जी, आपको धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को इस आईपीओ का प्राइस बैंड बता दूं कि आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक आईपीओ खुला रहेगा। इसमें सब्सक्रिप्शन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 170 से 180 पर शेयर का रहेगा। जो कंपनी का टोटल इशू है वो करीबन 114 करोड़ का है और जो फ्रेश इशू है वो 101 करोड़ रुपए का रहेगा। ऑफर फॉर सेल 12.61 करोड़ का रहेगा। तो सर, शुरुआत यहाँ से करेंगे कि आपकी कंपनी लिस्ट होने जा रही है। आपने ऐसा सोचा, अब हालांकि मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट अब तेजी दिखा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कंसोलिडेशन फेज में था। तो पहले तो आपने अभी ऐसा क्यों सोचा कि आपको कंपनी लिस्ट इस समय पर करनी है, और दूसरा ये कि आपकी कंपनी कैसे काम करती है। धन्यवाद मोहिनी जी। पहली बात तो कोई भी चीज़ का टाइमिंग तय कर पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। 10 साल के ऊपर का ये जर्नी रही है और कोई ऐसा दिन नहीं सोचा था कि आज लिस्ट करेंगे या आज धनराशि हमको रेज करनी पड़ेगी। ये तो बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो इम्पेरेटिव्स होते हैं, उसके हम्म। रिएक्शन में हम काम कर रहे हैं। तो आज जैसे भारतवर्ष के लिए दुनिया भर के जो निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहे हैं। इंडियन इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा दमखम दे रहे हैं। तो इस समय जो हम एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर पहुंचे हैं, उसको अगर हमको कैपिटलाइज करना है, उसको अगर हमको ग्रो करना है, जो आज अपॉर्चुनिटी हमको भारतवर्ष में मिली है, उसको अगर हमको साक्षात करना है, तो हमको ग्रोथ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो इस सोच से हमने करीब 6-8 महीने पहले जब हमको दिख रहा है कि बहुत बड़ी धनराशि हमारे फेवर में आ रही है, हमको एज अ मैनेजर सराहा जा रहा है, तो हमको क्लियरली ग्रोथ कैपिटल लगेगी। तो इस विजन के साथ हमने ये शुरू की थी ये जर्नी तकरीबन 8-9 महीने पहले कि हम एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी के तहत हम कुछ धनराशि ले पाएंगे। खैर, उसके अलावा भी हमने ये भी सोचा कि आज अगर हम ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस और इंटेग्रिटी के आज हम एक प्रतीक हैं, तो उसका दूसरा जो एक दूसरा स्तंभ होगा वो पब्लिक मार्केट्स होगा। तो आज हम्म। हमने देखा है कि बैंक्स लिस्ट हुए, प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स भी लिस्ट हुए, मगर जो आज जो सबसे बड़ी धनराशि इकट्ठा हो रही है वो एआईएफ या ऑल्टरनेट फंड्स के तहत हो रही है। आज हम्म। 13 लाख करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं और ये तकरीबन 50 लाख करोड़ तक जाने की उम्मीद है अगले 3 से 4 साल में। तो अगर आज हम एक फिड्यूशियरी एजेंट्स के तहत अगर हम इतनी बड़ी धनराशि मैनेज करते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा जब होगी तो हम एज अ मैनेजर लिस्ट हो जाते हैं। तो सबको हम्म। एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम जो कह रहे हैं वो हमारी बैलेंस शीट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव्स थे। एक तो दुनिया और भारतवर्ष को दिखाने के लिए कि इंडियन प्राइवेट मैनेजर्स और इंडियन प्राइवेट इक्विटी मैनेजर्स जैसे विदेश में होते हैं लिस्ट, वैसे इंडिया में भी हो सकते हैं। और दूसरा, हमारी ग्रोथ कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी वो एक इस तरीके से पूरी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल। तो सर, आम सवाल रहते हैं कि जब कोई भी निवेशक किसी आईपीओ में निवेश करने जाता है तो उसके आम सवाल यही रहते हैं, कई बार कंपनी के बारे में जानकारी कम होने की वजह से, कि कंपनी जो काम है वो एग्जैक्टली क्या करती है। मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप रियल स्टेट में काम करते हैं। तो पहला तो रियल स्टेट पे क्वेश्चन है मेरा कि रियल स्टेट आने वाले सालों में इस सेक्टर को आप कैसे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, कितनी इसमें ग्रोथ देख रहे हैं, और दूसरा, इसमें आपका पार्टिसिपेशन कैसे और कितना रहेगा। मोहिनी जी, एक तो अगर हमने विकसित भारत और अमृतकाल 2047 का विजन देखा है, तो ये शहरों के एस्टैब्लिशमेंट से हो पाएगा। आज हम 6 शहरों का देश नहीं, तकरीबन 30 शहरों के देश बन चुके हैं और शायद हम 100 सिटीज की कंट्री का विजन देखते हैं। तो जैसे अर्बनाइजेशन की स्पीड बढ़ रही है, आज तकरीबन और हमारे हिसाब से जो पॉपुलेशन अगर आप अब देख रहे हैं तो करीब और 30 से 50 करोड़ लोग जो हैं वो अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए जो हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आज अगर कोई पोर्ट या एयरपोर्ट या रोड या रेलवे का अगर कोई निर्माण होता है, जैसे अगर एयरपोर्ट नवी मुंबई में आया, तो अगर वहां पे अगर एक एक्स अमाउंट लगता है तो उसका 30 गुना ज्यादा अमाउंट उसके इर्द गिर्द लगता है, घर, मकान, दुकान, रिटेल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर वगैरह जैसी चीजों में।
तो हमारा भागीदारी वहां होती है, प्राइवेट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो जैसे डेवलपर्स जाके ये कॉलोनाइजेशन करते हैं, वो अर्बनाइजेशन करते हैं, शहरों हम्म। को बनाते हैं, नए मकान उच्च श्रेणी के बनते हैं, तो उसमें उनको जो धनराशि की जरूरत पड़ती है वो हम देते हैं। तो हमारा इन्वेस्टमेंट मॉडल है जहां हम अलग अलग फंड्स के तहत हम अलग अलग डेवलपर्स को पैन इंडिया हम इतना धनराशि दे सकते हैं ताकि प्रोजेक्ट खत्म कर सकें, शुरू नहीं हम्म। करें, खत्म करके डिलीवर कर सकें। शुरुआत के लिए तो बहुत लोग हैं जो जमीन के लिए कोई रुपया दे रहा है, कोई इनिशियल स्टार्टिंग के लिए दे रहा है, मगर हमारा उद्देश्य हमेशा प्रोजेक्ट खत्म करवाने का है कि कैसे डिलीवरी हो, कैसे वो एक शहर का हिस्सा बने वो एसेट और लोगों के काम आए। तो ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। तो दैट इज नंबर वन इज एसेट मैनेजमेंट एंड फंड मैनेजमेंट। ये सबसे बड़ा हमारा काम है। दूसरा, उसी के चलते क्योंकि हमारे पास तकरीबन 400 से 500 ऐसी कंपनी आती है जो धनराशि की उम्मीद करती है, उससे शायद हम 15-20 ऐसे ही इन्वेस्टमेंट्स कर पाते हैं। बाकी जो लोग रह जाते हैं उनको फिर भी कहीं ना कहीं सोल्यूशन की जरूरत पड़ती है कि हम हम्म। हमारे प्रोजेक्ट कैसे खत्म करें। तो उसमें फिर हमारी एडवाइजरी टीम जुड़ती है कि आप बाकी लोगों के साथ ज्वाइंट वेंचर करें, बाकी हम्म। और जो कैपिटल प्रोवाइडर्स हैं उनके साथ आप जुड़े, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करें और कोई कई अलग अलग तरीके हैं, एक्सेस लैंड बैंक है उसको बेचें, जो नॉन कोर एसेट्स है उसको डाइवर्स करें। तो ऐसे कई सोल्यूशंस देने पड़ते हैं ताकि वो जो कंपनी जो अपनी एस्पिरेशंस रखती है, जो एक विजन रखती है एक डेवलपमेंट की, उसको पूरा करने में हम उनको सक्षम बनाएं। तो ये एडवाइजरी सर्विसेज का काम है। कई सारी हमारी खुद की इन्वेस्टमेंट कंपनी हमारी एडवाइजरी सर्विसेज की मदद से हमारे से निवेश ले पाई है। तो ये बहुत बड़ा मॉडल है जहाँ पे हम काबिल बनाते हैं हमारी देश की कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके डिलीवर कर सकें। जी बिल्कुल। इस वक्त तो हर जगह ही कहा जा सकता है कि हर जगह ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो हम देख ही रहे हैं, और सरकार का ध्यान भी इस तरफ काफी बना रहता है, क्योंकि सरकार भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दे रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाने पर केपेक्स का भी अभी हम जितने एनालिस्ट से बात करते हैं उनका भी यही मानना है कि सरकार हो सकता है केपेक्स बढ़ाए। तो इसमें आपने ये जो चीजें बताई, इसके साथ ही आप जो मार्जिन है उस पर वो कैसे मैनेज करते हैं, और जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कितने हैं आपके? मार्जिन्स की जहाँ तक बात है तो हमारा जो मॉडल है वो 2% मैनेजमेंट फी का है। तो अगर हमने पिछले साल अगर 1,000 करोड़ की धनराशि इन्वेस्ट की तो उस पर 2% तकरीबन 20 करोड़ रुपए का हमारा इन्वेस्टमेंट इनकम रहता है। और बाकी जो इनकम होती है वो हमारी एडवाइजरी से आती है। तो अगर पिछले साल अगर हमने 43 करोड़ की अगर टोटल हमने इनकम की तो करीब 23 करोड़ रुपया जो था वो हमारे एडवाइजरी इनकम, या 23 करोड़ से हल्का से ज्यादा जो रेवेन्यू था वो हमारी एडवाइजरी से था, और बाकी हमारा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से था। तो जैसे हम 100% से ज्यादा बढ़त की उम्मीद कर रहे हैं इस साल और अगले कई सालों में, तो डेफिनेटली उसका वो रेवेन्यू बना रहेगा कि 2% के आसपास जो है वो हमारा एयूएम का, या हमारे जितने हम इन्वेस्ट किए हैं रुपया, उसके ऊपर हमको एक इन्वेस्टमेंट का मैनेजमेंट फी मिलती रहेगी, और उसके तकरीबन 2 से 3% हमको बाय वे ऑफ एडवाइजरी इनकम मिलती रहेगी। तो जितना भी हम एसेट मैनेज करते हैं उसका 4 से 5% हमको बाय वे ऑफ फी इनकम हासिल होता है। तो जैसे अब म्यूचुअल फंड को फी इनकम मिलती है या बाकी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को फी मिलती है, इस तरीके से हम अपने इन्वेस्टमेंट को, ये जो सारा रुपया है वो हमको देश भर के कई सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स, कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस ने हमको बाय वे ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट एज अ सेबी कैटेगरी 2 एआईएफ में निवेश किया है। वहां से हम अलग अलग कंपनियों में निवेश करते हैं। जहां तक हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सवाल है, क्योंकि हम लास्ट माइल हैं, हम ब्रिज कैपिटल, हम सोल्यूशन प्रोवाइडर कैपिटल, हम बैंक नहीं है, हम एनबीएफसी नहीं है सिर्फ की जो बैंकों से पैसा लेके आपको दे रहा है। हम बैंकों से पैसा लेके या डिपॉजिटर कैपिटल देने का माध्यम नहीं है, हम इक्विटी पैसा लगा रहे स्ट्रक्चर तरीके से या क्रेडिट तरीके से। तो हमारा जो रिटर्न है वो 20% के ऊपर ही रहा है, मगर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं क्योंकि उनकी मंशा से प्रोजेक्ट को तुरंत खत्म करके हमारा रुपया लौटाने की रहती है। तो इसके लिए ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो हमने हमारे इन्वेस्टर्स को आज तक 20% के ऊपर तक के रिटर्न अभी तक मुहैया कराए हैं। जी। तो अब आईपीओ लाने के बाद जो आईपीओ की कैपिटल आप रेज कर रहे हैं, इससे क्या प्लान्स हैं आपके आगे के? तो इसके तीन उद्देश्य हैं मोहिनी जी। पहली बात तो क्योंकि हमको अब विदेशी काफी मुद्रा हमारे तरफ आ रही है, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक ही कैपेक्स होता है, वो क्लाइंट एक्विजिशन कॉस्ट। क्योंकि हर साल या हर 5 साल में जैसे हम नए फंड्स लॉन्च करते हैं और अलग अलग इन्वेस्टर्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमको बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है जो देसी और विदेशी इन्वेस्टर्स को पूरा का पूरा ड्यू डिलिजेंस करवा के समझा के हमारे फंड में जोड़ पाए। तो उसका कॉस्ट भरना पड़ता है। तो जैसे अब अगर हम 2,000 करोड़ रेस कर रहे हैं तो तुरंत तकरीबन 40 करोड़ की हमको उनको फी चुकानी पड़ेगी। वो खैर उसकी रिकवरी 1-1.5 साल में हो जाती है, मगर वो हमारा अपफ्रंट कॉस्ट है, वो सिर्फ हम्म। इंटरनल अप्रूवल से हम बेयर नहीं कर पाएंगे।
तो तकरीबन 32 से 35 करोड़ रुपया जो है वो 35 करोड़ के आसपास जो है वो डायरेक्टली वो प्लेसमेंट फी है, जिससे हमारे को काफी बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स जुड़ रहे हैं। दूसरा जो है कि आज हमारे पास ऑलरेडी सेबी के 2 लाइसेंसेस है, गिफ्ट सिटी में एक लाइसेंस है और डीआईएफसी में हमने किसी के साथ एक लाइसेंस लिया है। तो अब हमको खुद का लाइसेंसेस का और अपने को रेजीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोग चाहेंगे कि आपके लाइसेंसेस हर उस क्षेत्र में हो जहाँ से वो निवेश करना चाह रहे हैं। तो हम गिफ्ट सिटी में एक और लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम डीआईएफसी में खुद का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और हम मॉरिशस और सिंगापुर और ऐसे अन्य जुरिस्डिक्शन में लाइसेंसेस के लिए अप्लाई करता रहेंगे। ये लाइसेंस का कॉस्ट काफी भारी होता है, कोई भी लाइसेंस लेने जाए तो 4 से 5 करोड़ रुपए की वहाँ पे इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो करीब 12 से 13 करोड़ रुपए लाइसेंसिंग का कॉस्ट है, और बाकी जो रुपया जा रहा है करीब 25 करोड़ रुपए हमारी एनबीएफसी में जा रहा है, जो एज अ इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर ऐड करती है। तो इस तरीके से ये फंड डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा मॉड्यूल बताया। और जैसे कि आपकी जो कंपनी है, हालाँकि आजकल मार्केट में बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज़ हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि आप एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्टिंग में देने के लिए, कैपिटल शुरू करने के लिए तो कहीं से भी पैसा आजकल मिल जाता है, लेकिन एंड उसे खत्म करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं, स्पेशली रियल एस्टेट में, जिनको कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल होता है, और उससे जो एक आम निवेशक है या आम बायर है, जो आखिरकार उनके प्रोजेक्ट्स में खरीद रहा है, उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। तो बिल्कुल, लेकिन आपकी कंपनी बाकी जो फाइनेंस कंपनी है आपके ही सेक्टर में, उससे कैसे अलग है? और इसमें मैं प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में आपसे बात कर रही हूँ। ठीक बात है। पहली बात तो हम शायद देश के पहले फंड मैनेजर होंगे जो लिस्ट हो रहे हैं। नंबर 2, बाकी विदेशी में तो ब्लैकस्टोन से लेके केकेआर से लेके अन्य जो बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी अपने देशों में लिस्टेड हैं। जहाँ तक बाकी अन्य फंड्स का सवाल है, तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत अलग है। हम लास्ट माइल फंडिंग करते हैं। तो उसका एक है उदाहरण, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर एक स्वामी फंड का भी एक एक रचना हुई थी, जहाँ से तकरीबन 16-17 हजार करोड़ की पूंजी निवेश हो रही है लास्ट माइल फाइनेंसिंग के लिए। तो उनके साथ हम पार्टनर करते हैं। तो ऐसे कोई भी लाइक माइंडेड फंड्स हैं, तो वो हमारे नेचुरल पार्टनर बन जाते हैं, और हम मिलके फिर ऐसे प्रोजेक्ट्स में निवेश करते हैं जहाँ पे ज्यादा धनराशि की जरूरत है, जिस बियॉन्ड जितना हम दे पाएंगे। तो बट ऐसे लास्ट माइल फंडिंग वाले शायद है ही नहीं, बहुत या तो बहुत कम है। दूसरा, हम डिस्ट्रेस्ड प्रोजेक्ट्स को भी इन्वेस्ट करते हैं। अब डिस्ट्रेस्ड या स्पेशल सिचुएशंस वाले जो हैं, वो इंडिया में एक्चुअली है ही नहीं। एक एक डोमेस्टिक फंड मैनेजर है जिनके पास स्पेशल सिचुएशंस फंड है, काफी बड़ी धनराशि लेके चलते हैं, मगर वो सेक्टर एग्नोस्टिक है, सिर्फ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो कोई भी सेक्टर में कर सकते हैं, और मतलब वो बड़ा चेक साइज लगाते हैं। आपको 400 500 600 करोड़ के ऊपर चाहिए तो आपको उनके पास जा सकते हैं। अगर ज्यादा करके देखा जाए तो ये एसएमई इंडिया है। यहाँ पे ज्यादा करके जो, अगर आप 14-15 हजार डेवलपर्स की बात करें जो अलग अलग एसेट क्लासेस में जुटे हुए हैं, कमर्शियल, रिटेल, रेसिडेंशियल वगैरह, तो उनको इतनी बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती है प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। उनको शायद चाहिए होता है 50, 100, 150, 200 करोड़। तो ये ज्यादा करके जो 90% की जो डिमांड है वो हमारी तरफ ही आती है। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारा कोई डायरेक्ट कॉम्परेबल है नहीं, जो हम हुँ, एक स्ट्रेस या स्पेशल सिचुएशंस में प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट्स को दे रहे हैं, या फिर हम लास्ट माइल फाइनेंसिंग कर रहे हैं। जहां तक हमारा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन का सवाल है, बिकॉज वैसे देखा जाए तो फ्रॉम फंड मैनेजमेंट परस्पेक्टिव 1.5 से 2% का जो एयूएम का फीस सबको पा लेते हैं। हमारे लिए एक एडवांटेज ज्यादा क्या है कि हम एडवाइजरी इनकम भी देते हैं साथ में। तो इसके लिए हमारे एयूएम का जहाँ पे 1.5 से 2% बनता, वहीं 5% बन रहा है। हुँ, तो वो इफेक्टिवली 2.5 गुना बनता है। पेयर्स का जो अगर आप देखेंगे, अगर वो 10,000 करोड़ मैनेज करते हैं तो शायद 150 से 200 करोड़ की आपको उनकी फी इनकम दिखेगी। वहीं उसके सामने हमारी करीब 4 या 5 गुना होती है। तो बिकॉज ये ट्विन मॉडल है, एडवाइजरी और इन्वेस्टमेंट का साथ साथ में चलते हैं, और इसके लिए सोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सोल्यूशन ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट से इसके लिए हमारा मार्जिन 2.5 से 3 गुना हमारे पेयर से ज्यादा दिखता है। बिल्कुल सर। सर, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे आप काम कर रहे हैं, तो आप जिन कंपनियों को फंड करते हैं, फाइनेंस करते हैं, उन कंपनियों को आप कैसे चूज़ करते हैं? क्योंकि कुछ क्राइटेरियाज़ होते हैं हर कंपनी के फाइनेंस करने से पहले, कि हम वो क्राइटेरियाज़ अगर हमारे मीट करेंगे, तभी हम इस कंपनी को चूज़ करेंगे कि हम इसे फंड करें या नहीं करें। क्योंकि कुछ तो ऑब्वियसली आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपको कुछ तो गारंटी आप भी देखते होंगे। तो वो सही क्या बात है। क्राइटेरियाज़ हैं आपके? नहीं, एकदम ठीक बात है मोहिनी जी। हमने पिछले 10 सालों में, जब से हम ये कंपनी में निवेश कर रहे हैं, या ये कंपनी के थ्रू आईसीएस फाइनेंस के थ्रू हम निवेश कर रहे हैं, हमने तकरीबन 2,000 करोड़ के आसपास निवेश किए होंगे इन हुँ, बाय वे ऑफ को इन्वेस्टमेंट्स एंड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें हमको कभी तकलीफ नहीं है। तो ऑब्वियसली हमारा चुनाव का तरीका काफी सरल और काफी कठोर भी है कई बार। तो आज अगर हम 400 कंपनियां देखते हैं, तो मुश्किल से 20 कंपनियां हैं जो क्वालिफाई करती है हमारे इन्वेस्टमेंट्स के लिए।
उसमें दो मुख्य चीजें होती हैं। एक तो आप काउंटर पार्टी कौन है, प्रमोटर कौन है, तो प्रमोटर की क्वालिटी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी नीयत, उसका उसका उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, लीगल फाइनेंशियल टेक्निकल क्रेडिबिलिटी है, वो आंका जाता है। दूसरी बात जो है प्रोजेक्ट की वायबिलिटी, कि प्रोजेक्ट में कितनी वायबिलिटी है, क्या वो एक्चुअली पैसा वापस कर पाएगा या पैसा लेता रहेगा, और उसमें सिर्फ हमारा पैसा वापस आएगा कि प्रमोटर के भी पैसे छूटेंगे। तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी और उसकी जो अट्रैक्टिवनेस है, वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है अपने शहर में। तो चाहे वो इंदौर में है, चाहे वो अहमदाबाद में है, चाहे वो मुंबई में है, चाहे वो रायपुर में है, हम ये देखते हैं क्या वो शहरों के बीचों बीच है, क्या वो आम जनता के काफी करीब है, वो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और ये पॉपुलेशन के काम आ रहा है। ये लग्जरी नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक एसेट क्लास नहीं है, ये बहुत ज्यादा नैरो सेगमेंट में नहीं है, ये ब्रॉडर पब्लिक इंटरेस्ट में बनाया गया है। तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग है, अफोर्डेबल कमर्शियल है, अफोर्डेबल रिटेल है, मास वेयर हाउसिंग है। इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अफोर्डेबल होते हैं, हम उसकी तरफ करते हैं, जहाँ पे मार्जिन अच्छे हैं, क्लीन काम हो रखा है, कोई प्रोजेक्ट में दिक्कतें नहीं है, प्रमोटर ठीक है। तो मोटा मोटी ये दो पैरामीटर्स देखा जाता है। बाकी तो फिर बहुत सारे 50 चीजों की चेकलिस्ट उसके बाद आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ऐसे कोई आपके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या ऑनगोइंग कोई बड़े क्लाइंट्स जिनमें आपने फिलहाल कर रखा हो निवेश, या जिनका plan किया हो? खैर पब्लिक इंफॉर्मेशन है ये तो मोहिनी जी, कि हमने कहाँ निवेश कर रखा है। हम जी, आपने अ, किसी को कई किया है? सारे शहरों में हैं, पूना में भी हैं, अच्छे अच्छे खासे दिग्गज डेवलपर्स के साथ काम कर रखा है, तो करते रहेंगे। और खैर हम कोई ब्रांड के पीछे नहीं है कि हमको ABC ब्रांड के साथ ही निवेश करना है। हम तो काबिलियत को निवेश के पीछे निवेश करते हैं, कि अगर प्रमोटर में काबिलियत है, उसमें चेष्टा करने की, उसमें उसमें जज्बा है, उसमें उसमें क्वालिटीज हैं, और उसको सिर्फ एक छोटी धनराशि की जरूरत है ताकि प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाए, तो उसको हम डेफिनेटली सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे तकरीबन 12 से प्लस प्रोजेक्ट्स इस समय हमारे नेट इन्वेस्टमेंट चल रहे हैं, करीब 8 और जुड़ रहे हैं इस साल में। तो वो हमारा बहुत क्लियर है, हम ब्रांड के पीछे नहीं जा रहे, हम आदमी की नीयत और उसके प्रोडक्ट के पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आपका आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है और हम उम्मीद करेंगे कि सब्सक्रिप्शन आपको अच्छा मिले, और दर्शकों से भी कहेंगे कि उन्हें अगर कंपनी के बारे में डिटेल्स जाननी हो तो वो इस चैट को हमारी जरूर देखें, ताकि उनको कंपनी के बारे में पूरी और अच्छे से जानकारी मिल सके, ताकि वो भी डिसाइड कर पाए कि उनको आईपीओ में जाना है या नहीं जाना है। ये उनकी चॉइस पर डिपेंड करता है। और सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आईपीओ के लिए। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ बहुत अच्छा रहे और इसके साथ ही आपकी कंपनी भी आगे फ्यूचर में बहुत अच्छे से कामकाज करती रहे। धन्यवाद मयूर जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपके चैनल को और आपको दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं। जी सर। तो दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि हम फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड के साथ एक नए आईपीओ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें जागरूक बिजनेस।